नहीं किया? क्यों? मैथ्स कर रहा था पूरा, इधर से निकलने के बाद 12:30 को छोड़ दिया, रात को 12:30 तक मैथ्स कर रहा था। तो स्टोरी क्यों बनाता है? ये पढ़ने के लिए 10 मिनट था। बोलना नहीं किया, भूल गया, कैजुअल था, एटीट्यूड नहीं है मेरा याद रखने का, बोलना ऐसा। स्टोरी काय को बताता है? के लिए पूरा 14 प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल के ऊपर कम से कम 2 से 3 लाइन 3 बार लिख के मेरे को देगा तू। Okay, yesterday we started with this chapter consumer protection. We have done consumer rights, the important question, right? कितने right थे? 10, which is there on your screen right now. Yeah, right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right for the consumer education, right to represent, right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business trade practices, and right against spurious goods. Spurious बोलेगा तो जो adulterated goods होता है, जो duplicate होता है, उसके बारे में बात किया था। इसमें किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी है? पक्का आगे जा सकते हैं? यस और यस? ओके। अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये कॉमन सेंस वाला, मैंने आपको बोला था अगर कंज्यूमर राइट्स अगर हम लोगों ने समझ लिया तो बाकी 7 पॉइंट इसके आसपास बुने हुए हैं, राइट? सिंपल क्वेश्चन जो पूछा है कि अपने को जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बेवकूफ जैसा क्वेश्चन है, राइट? क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको बेवकूफ बनाया जाता है, इसके लिए हमको प्रोटेक्शन का जरूरत है। सो जितना कंज्यूमर राइट्स में पढ़ा था वो सारे पॉइंट इसमें अपने आप कवर हो जाते हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट गिवन एज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द फर्स्ट वन इज नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो अपना स्टैंड ले, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में ना मार्केट पूरा किसके हाथ में है? ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में है, एंड दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। गलत एडवर्टाइजमेंट करना, गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, डुप्लीकेट गुड्स देना, उसके ऊपर डिटेल्स पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट नाउ कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट। सो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट चलेगा सो ऑल कंज्यूमर विल कम टुगेदर। आप में से बहुत से लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मुलुंड में देयर इज वन कंज्यूमर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी। पीके रोड देखा है आपने किसी ने? दैट इज द रोड फ्रॉम 5 रास्ता टू कालिदास, जो रोड जाता है, दैट रोड इज कॉल्ड एज पीके रोड। उस पीके रोड में देयर इज अ म्यूनिसिपल स्कूल ऑन द राइट हैंड साइड। उसके ठीक सामने एक बंगलो है, विच इज द फेमस एडवोकेट बंगलो कॉल्ड एज देशमुख। उसके गेट के बाहर बोर्ड मारा हुआ है कंज्यूमर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये कंज्यूमर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी के आप भी मेंबर बन सकते हैं। वहां पे जाके खाली एक फॉर्म फिलअप करना होता है, 500 रुपया उसका कुछ एनुअल चार्जेस है, या आप एनुअल चार्जेस वहां पे भरोगे, आपको एक आई कार्ड बना के देते हैं। ये आई कार्ड बना के आपको दिया, इन दैट केस you are being protected by that society. Now in the entire year, if you feel that you are being cheated or exploited by any retailer, any businessman, any trader, any manufacturer, आप उस एडवोकेट के पास जा सकते हैं। एडवोकेट उसको नोटिस भेज देगा, एक लीगल नोटिस जाएगा ना, अच्छे अच्छे का बैंड बच जाता है। आपको साल में 3 नोटिस फ्री है, और अगर गलती से केस करना पड़ा तो वो लोग आपके लिए केस भी लड़ते हैं। Whereas in your right it is given to you कि you can represent yourself, but it is always better कि आप कोई एडवोकेट अगर आपको रिप्रेजेंट करता है, it is much better. We are a layman, we do not know much nitty-gritties about the legalities, so they help you. और ये हर जगह पे है। अनफॉर्चुनेट पार्ट अपने नजर के सामने होता है, हम लोग उसका कभी एडवांटेज नहीं लेते हैं।
इसको यूज नहीं करते हैं. दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस. यू शुड एज अ कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज अराउंड यू. कहां से आपको मदद मिल सकती है, आपको ये जानना चाहिए. आपको कब जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात की बात है, लेकिन आपके बैग में वो वेपन होना चाहिए कि जरूरत पड़े तब वो तीर इस्तेमाल कर सको आप. वो होना चाहिए आपके पास. सो ऑल सच थिंग्स आर अवेलेबल. नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर को चाहिए कि उस सोसाइटी में जाके मेंबरशिप का लिस्ट लग जाना चाहिए. वो लोग राह देखते हैं, बाहर बोर्ड मार के रखा हुआ है, वो लोग कैंपेनिंग वगैरह करते हैं. नोबडी इज ज्वाइनिंग देम. अच्छा, वो तो सोशल वर्क है, उसके लिए तो वो जरूरत से ज्यादा भी क्यों करेगा. वो आपके घर में आके नॉक करके थोड़ी बोलेगा भाई फॉर्म भर के ले ले, मेंबर बन के ले ले. ही विल नॉट से दैट, बिकॉज वो तो ऐसे मुफ्त में सेवा कर रहा है आप लोगों का. इट इज अप टू अस एज अ कंज्यूमर. जागो ग्राहक जागो वाला कैंपेन है ये. आपको समझना पड़ेगा कि जरूरत आपको है. सेकेंड इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. क्यों जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? बिकॉज वी आर अनअवेयर अबाउट मेनी थिंग्स. एज आई सेड, कंज्यूमर राइट, इतने सारे 10 राइट लीगल राइट है, पार्लियामेंट में एक्ट बना के आपको दिया हुआ है. आपको कल तक पता नहीं था इस चीज के बारे में, बिकॉज यू हैव नो सच इंफॉर्मेशन. एमआरपी के ऊपर भी तोल मोल कर सकते हैं, ये अपने को नहीं मालूम था. एमआरपी बहुत से लोगों के दिमाग में था इट्स अ फिक्स्ड प्राइस. नो, एमआरपी इज नॉट अ फिक्स्ड प्राइस. एमआरपी इज द प्राइस विच अ रिटेलर कैन चार्ज फ्रॉम यू, विच इज अ मैक्सिमम ही कैन चार्ज. दैट डजंट मीन इट्स अ फिक्स्ड प्राइस. अपने को यह सिखाया गया है कि एमआरपी मतलब फिक्स्ड प्राइस, विच इज नॉट. इग्नोरेंस इससे कनेक्टेड है. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वी आर इग्नोरेंट. जरूरत नहीं पड़ता है. एज आई सेड, अपन सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ अपन मूवी देखने को गया है तो 20 का 40 रुपया भी दे के आता है अपन, फर्क नहीं पड़ता. वी आर इग्नोरेंट. एमआरपी से ज्यादा 1 रुपया भी क्यों देने का है आपको, ये समझ के बाहर का बात है. पीवीआर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, वो बकेट पॉपकॉर्न मंगाते हैं. मेरी समझ के बाहर का चीज है. व्हाट इज बकेट? बाल्टी भर के पॉपकॉर्न खाने वाले हैं क्या हम लोग वहां पे? एंड हाउ मच दे चार्ज, इट इज ह्यूज. पेप्सी एंड कोक मार्केट में कहीं पे जाओगे, अभी आपको पता चल गया कि 20 रुपए का बॉटल आता है. लेकिन वही चीज अगर आप वहां पे थिएटर में लेने के लिए जाते हो, वो एक पेप्सी कितना महंगा पड़ता है आपको, एक कोक कितना महंगा पड़ता है. एंड दे आर वेरी स्मार्ट. वहां पे वो लोग बॉटल नहीं देते हैं, वहां पे फाउंटेन पेप्सी करके बोलते हैं उसको, ओपन ग्लास में देते हैं. ओपन ग्लास में दिया तो आप उसके ऊपर लीगल क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर एमआरपी नहीं लिखा हुआ है. सो इट इज अप टू यू. यू कांट बी सो इग्नोरेंट. यू शुड आस्क. आप लेते हो कोई चीज, बिल मांगना चाहिए. हम बिल भी नहीं मांगते किसी के पास. अगेन इट इज इलीगल टू सेल एनीथिंग विदाउट अ बिल. भारत का लॉ जो है ना बहुत स्ट्रांग है. आगे चल के आप सीए करोगे तो आपको पता चलेगा बिलिंग के कितने सारे रूल्स हैं. आप किराने की दुकान में जाके वो 2 किलो गेहूं लेके आया, 1 अमूल बटर लेके आया, 2 ब्रेड का पैकेट लेके आया, यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर द बिल फॉर द सेम, और उसको देना पड़ेगा वो चीज. लेकिन हम लोग के लिए बिल का मतलब क्या है? कागज के टुकड़े पैसे लिख के देते हैं. हम बोलते हैं हाँ जो पापा लक्की ना पे लूचा, दैट्स द बिल. नो ब्लडी, यू आर डूइंग कॉमर्स. कॉमर्स का स्टूडेंट तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए. बिल का मतलब होता है बिल. हाँ, लेकिन बिल के फॉर्मेट में भी वो लोग उल्लू बनाते हैं. बिल के फॉर्मेट में ऊपर बहुत से बार देख लेना एस्टीमेट करके लिखा होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टीमेट? एस्टीमेट मतलब कोटेशन है वो कि अगर आप ये चीज मेरे से खरीदोगे तो मैं आपको इतने में दूंगा. एस्टिमेटेड प्राइस. इट्स नॉट बिल. वी अज्यूम इट एज बिल विच इज नॉट अ बिल. गोल्ड परचेस करने को जाओ, पेरेंट्स को पूछना बिल कितना जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट. उसको रीसेल करने को जाओगे तो वाट लग जाएगा फिर आपका. सो इट इज इंपॉर्टेंट. यू कैंट बी इग्नोरेंट. इसके लिए जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, क्योंकि हम लोग इग्नोरेंट बहुत है. अनऑर्गेनाइज्ड. अपना कोई सोसाइटी नहीं है. ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हेन यू ऑल कम यूनाइटेड यू आर ऑर्गेनाइज्ड. हम लोग कोई यूनाइटेड है ही नहीं. हम लोग सब लोग अपने अपने मर्जी से करते हैं. मेरे को अगर एक रिटेलर के साथ पंगा लेने का तो मैं अकेला जाके लड़ेगा. मेरे साथ 25 लोग खड़े नहीं रहते हैं वहां पे. Nobody is doing it. Before many years, somewhere in the year, I could say it was 2003 or 2004,
अंधेरी में एक बहुत बड़ा शोरूम है कॉल्ड एज सोनी मोनी करके, विच इज फेमस। आप गूगल पे सर्च करोगे मिलेगा आपको। इट इज लाइक विजय सेल्स एंड क्रोमा टाइप का शोरूम है वो, सोनी मोनी, बहुत फेमस है अंधेरी का। वहां से किसी इंसान ने, भाई साहब ने फ्रिज लिया होगा, और वो फ्रिज उसको जो चाहिए था उस हिसाब से उसको शायद नहीं मिला, उसका वो गारंटी वारंटी में कुछ तो फर्क था उसमें। अब वो भाई साहब उस दुकान में जाके उसको बोल रहे हैं, वो दुकानदार उसको अब हेल्प नहीं कर रहा, बोलता गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अब ये एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये बोल रहे हैं आपकी दुकान से लिया है, मेरे पास बिल अवेलेबल है, आप क्यों नहीं मेरे को इसके लिए सपोर्ट करते? आप कंपनी से बात करो, मैं क्यों डायरेक्ट कंपनी से बात करेगा? मैंने गोदरेज कंपनी से थोड़ी रेफ्रिजरेटर लिया है, मैंने आपसे लिया है, तो मैं आपको ही कंप्लेन करूंगा। आप जाके गोदरेज कंपनी से बात करो, आप डीलर हो उसके। दिस रिटेलर इज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, इग्नोर। थोड़ा बहुत तू मैं बहस हुआ, उसको आखिरकार झगड़ा हुआ, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब ये भाई साहब सोच रहा है क्या करने का, पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस वाला भी एक बार जाके बोलता है कि भाई देखो तुम लोग आपस में सेटल करो, इसका और कुछ नहीं हो सकता है। ये टेक्निकल चीजें हैं। अब ये भाई साहब अपने ऑफिस से 10 दिन का छुट्टी ले लिया, 10 दिन का छुट्टी लेके ऑफिशियल उस दुकान के बाहर एक इतना बड़ा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है। प्लेकार्ड लेके रोज सवेरे उसका दुकान खुलता है, ये भाई साहब वहां पे पहुंच जाते हैं, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप, आई एम बीइंग चीटेड, यू मे टू। अब आते जाते सब लोग देख रहे हैं, उस दुकान में कोई एंटर हो रहा है तो वो पढ़ रहा, और ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा अच्छे घर का आदमी लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है। अब जो 4 लोग दुकान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसका प्लेकार्ड देख के वापस चले जाते हैं, यार ये फंस गए, अपन भी फंस जाएंगे, वो सच और कहीं से लेते हैं। उस दुकान के मालिक को 4 दिन के बाद अक्ल आया कि उसका गिराकी 4 दिन में कम होगा, क्योंकि भाई साहब साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है बाहर खड़ा रह के, उसको आप कुछ बोल भी नहीं सकते, वो किसी को रोक भी नहीं रहा है, नहीं नहीं इसकी दुकान में मत जाओ, वो दुकान के गेट के बाहर खड़ा हुआ है प्लेकार्ड लेके, डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप, दिस शॉप लिखा है। दिस शॉप मतलब उसने दुकान का नाम भी नहीं लिखा है कि उसके ऊपर और कोई क्लेम कर सके। दिस शॉप के बाहर खड़ा हुआ है वो, दिस इज प्रोटेस्ट, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है, अकेला लड़ रहा है, अकेला। आप ये कंज्यूमर गाइडेंस प्रोटेक्शन सोसाइटी के मेंबर बन जाओ, आपने 500 भरा, मैंने 500 भरा, अपन सब लोगों ने वहां पे मेंबरशिप लिया, आधा मुलुंड मेंबर हो गया। अभी बजाओ सबकी बैंड मिलके, we all are united, we have to be organized. Unfortunately Indian consumer is highly unorganized, एक तो ignorant है, चीजों के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता तो हम जाने को देते हैं, लेट गो कर लेते हैं, ये सब इश्यू है अपना। स्पूरियस गुड्स, मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है कितना डुप्लीकेशन आ चुका है। दिवाली के टाइम पे इतने सारे न्यूज चैनल पे आता है कि मिठाइयों में मिलावट हो रहा है, मावा डुप्लीकेट होता है, कलर आर्टिफिशियल उसमें यूज किया जाता है। अमूल बटर इन द ईयर 1999 की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 26 ईयर्स बैक, 1999। अमूल बटर के ट्रक पकड़े गए थे, ट्रक के ट्रक डुप्लीकेट अमूल बटर से। और डुप्लीकेट अमूल बटर इतना आ रहा मार्केट में, कंपनी खुद सर खुजा रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस लेवल का डुप्लीकेशन चल रहा है। ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं लेकिन कोई इंसान नहीं पकड़ा जाता। मुंबई पुलिस का इंटरव्यू लिया जाता है, मुंबई पुलिस को पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, कहां से ट्रक आया, बोलता है वी फेल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस ट्रक्स आर कमिंग, क्योंकि खाली ट्रक पकड़ा गया, ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं जाता। ऐसा हो सकता है क्या? मुंबई पुलिस विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड वाइड, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद सेकंड नंबर मुंबई पुलिस का आता है वर्ल्ड में, सॉरी थर्ड, सेकंड इज FBI एंड थर्ड इज मुंबई पुलिस इन सॉल्विंग द केसेस। वो लोग बोलते हैं वी फेल टू अंडरस्टैंड, इट्स बिकॉज देयर इज समथिंग ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, हैप्पी दिवाली चल रहा है तो कुछ सामने नहीं आता है। इतना डुप्लीकेशन, ये जो हम लोग मॉर्निंग में जितना व्हाट कैन से मैदे का चीज खाते हैं, बिस्किट, खारे बिस्किट एंड टोस्ट वगैरह,
उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था आज तक चैनल पे। आप सबको मालूम होना चाहिए जितना केक जितना बनता है, बेकरी प्रोडक्ट जितने होते हैं ना, वो घी के बगैर नहीं बन सकता, उसमें घी का इस्तेमाल होना चाहिए। एंड वो घी कहां से आता है ना, आज तक किसी को पता नहीं है। घी का ओरिजिनल प्राइस टुडे अगर आप शुद्ध घी लेने के लिए जाएंगे 600, 700, 800 रुपए की रेंज में आता है शुद्ध घी 1 किलो। वो पूरा खारी बिस्किट एंड टोस्ट वहां पे आपको 200, 250 रुपए किलो में बेच रहा है वो आदमी, कैसे परवड़ेगा उसको। फिर उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पता चला वो जो घी इस्तेमाल हो रहा ना, यू ऑल विल बी शॉक्ड, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगा। लाइव वो लोग ने कवरेज किया था उसका। रास्ते पे जितने एनिमल्स मर जाते हैं ना रोड एक्सीडेंट में, हाईवेज पे, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, चूहा मर गया, गाय मर गई, ये सबको वहां के देयर इज एन ट्राइबल कम्युनिटी, वो लोग उसको लेके जाते हैं, उसकी चमड़ी और उसके मांस को अलग किया जाता है, उसको केमिकल प्रोसेस किया जाता है, उसके फैट्स को डिराइव किया जाता है, उसमें से घी बनता है। वो घी कम से कम 80-100 रुपया किलो वो लोग बेकरी वाले को बेचते हैं। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आया हुआ है। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन 20 years बैक व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। सो समझना बहुत जरूरी है। दूध के अंदर डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल होता है, डुप्लीकेट मिल्क, एडल्ट्रेटेड मिल्क, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन घिसने के पाउडर से वो मिल्क बनाया जाता है। अब YouTube पे ये सब अवेलेबल है, हम YouTube पे बाकी सब देखते हैं, कभी ये भी देख लिया करो, इट इज इंपॉर्टेंट। पार्डन? यस, वो तो बहुत फेमस हो गया, वो तो पॉलिटिकल इश्यू हो गया उसके ऊपर। तो तिरुपति टेम्पल, उसमें जो घी इस्तेमाल हो रहा है दैट इज नॉन वेजिटेरियन एंड विच इज बीइंग प्रूव्ड आल्सो, बिकॉज ये इतना बड़ा बात था, इसको दबा दिया गया, इसको ज्यादा उठने को नहीं दिया गया। मीडिया को रिक्वेस्ट किया गया कि इस बात को ना उछाला जाए, बिकॉज सारे देश के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी इसमें। तिरुपति टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, रिचेस्ट, इतना इनकम है उसका। Misleading advertising, I do not have to say anything on this. Malpractices of businessmen, I already said on this. Trusteeship. Now this, according to a Gandhian philosophy, societies, trustees of, they are the, traders are the trustees of this society's wealth. तो इनको जरूरी है कि इनको भी अवेयरनेस लाया जाए। कई बार मैन्युफैक्चरर भी है ना, वो अपनी धुनकी में काम कर रहा है, उसको पता नहीं है अपने प्रॉफिट करने के चक्कर में वो समाज का कितना नुकसान कर रहा है। सो उनके लिए भी अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर इसका कैंपेन जोर का चलेगा, ये डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ये लोगों को चीट करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दिस इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देयर आर टोटल 8 पॉइंट्स। माय सिंसियर रिक्वेस्ट, गो थ्रू इट क्विकली। कुछ नहीं समझा फटाफट से पूछ लो। गांधी जी का फिलोसॉफी था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब उन्होंने गाइडेंस दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कि ये जो पूरा इंडिया है ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो उसका ट्रस्टी है। आपको पहले तो ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन रिच मैन, करोड़ों अरबों रुपया है उसके पास, एंड ही डाई, लेकिन उसकी कोई शादी नहीं हुई है, उसका कुछ जनरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को डोनेट करके जाता है। जब वो डोनेट करता है तो एक सिस्टम होता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट मतलब कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है एज ए केयर टेकर ऑफ दैट वेल्थ, और उनको गाइडलाइन दी गई है कि इस वेल्थ को कहां कहां पे पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज करना है। सो उनके परमिशन से और उनके ही अंडर कंट्रोल में ये सब काम होगा, तो उनको ट्रस्टीज बोला जाता है। दे आर दी ट्रस्टीज। अपने बहुत सारे समाज के ट्रस्टीज हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। समाज के ट्रस्टी मतलब क्या होता है, अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दे डोनेट। अब वो पैसा आया ट्रस्ट के फंड में, 2 करोड़ रुपया आ गया, एंड देयर आर 5 to 7 ट्रस्टीज। अब वो 5 to 7 ट्रस्टीज 2 करोड़ अपने घर पे भी लेके जा सकते थे,
लेकिन उनको गाइडेंस है कि ये समाज का पैसा है, तुम्हारा नहीं है, इसको समाज के भले के लिए यूज करने का है. सो दैट इज ट्रस्टीज. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट हियर इज, दैट्स अ गांधीयन फिलोसॉफी कि ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी चीजें भारत में बन रही है, ये लोगों की प्रॉपर्टी, तो इसको सही इस्तेमाल होना चाहिए. इससे लोग अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, इसका कोई आप अननेसेसरी प्रॉफिट क्रिएट नहीं करना चाहिए. इसमें से आप जो भी प्रोड्यूस करो, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. सो इट इज कॉल्ड एज, इट्स अ ट्रस्टीशिप. एनी क्वेरी? आगे चले क्विकली. आज भी लेक्चर 12:30 तक खत्म हो सकता है. 12 बजे तक. देखा नालायक. 12 बजे छूट भी गया ना, तेरे को बिठाएगा 1 बजे तक आज. नहीं, आज तेरे को बिठाएगा मैं. ईश्वर. द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर. ये सब एकदम इजी कॉमन सेंस वाले पॉइंट है. मैं इसके लिए बोलता हूं, ये ना कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर को पढ़ो. ये अगर आप आंसर नहीं भी पढ़ के गए ना, तो भी आप इसके 4 पॉइंट लिख सकते हो. एज अ कंज्यूमर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर? फर्स्ट वन क्या लिखा है? कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स. जब आपको मालूम है एमआरपी के ऊपर 1 पैसा नहीं देना चाहिए, तो नहीं ही देना चाहिए. नड़ ले आने का, उधर बैठ जाओ धरना लेके. It's not fight about 1 rupees or 2 rupees. It's a fight about your right. हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं कि 2 रुपए के लिए क्या फाइट करने का, इतना पागल हो गया क्या, इतना वेस्ट ऑफ टाइम सब करने का. इट्स नॉट दैट यू आर फाइटिंग फॉर 2 रुपीज, यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स. जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता ना, हम सब करने का शुरू कर देते हैं. मुलुंड रेलवे स्टेशन पे आप टिकट निकालने के लिए जाओगे, टिकट विंडो अवेलेबल है. टिकट विंडो पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7. उसके नीचे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है. वर्किंग आवर्स कि ये विंडो कितने बजे से लेके कितने बजे तक खुला रहेगा. उसमें उनका लंच ब्रेक होगा ना, तो वो भी लिखा होता है. लंच आवर्स 20 मिनट का ही होता है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उनके लिए लंच आवर इज 20 मिनट. ना आप कभी भी जाओ वहां पे लाइंस होते हैं, लाइन में खड़े हैं सब लोग. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको गारंटी से बोलता हूं 1 या 2 विंडो ऐसे होंगे जहां पे वर्किंग आवर्स लिखा है, लेकिन विंडो पे कोई बैठा नहीं है. नाउ यू हैव ऑल द राइट टू गो and bang on that window and to get that window open, and they cannot question you. They will have to open the window, they will have to sit. I myself have done it quite number of times. मुलुंड रेलवे स्टेशन के मैनेजर अब मेरे को पर्सनली पहचानते हैं. ये खड़ूस आदमी है. इनफैक्ट आई हैव गॉट द प्रिविलेज कि स्टेशन मास्टर अंदर से जाके मेरे को टिकट लेके आके बाहर देता है. ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये किया है. बिकॉज यू शुड नो योर राइट्स. ब्लडी जब विंडो ओपन है, यू आर अ गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट, आपको विंडो ओपन करके बैठने को बोला है. इधर साला 3 विंडो आपने ओपन किया है, पिक आवर का टाइम है, सब लोग लाइन में खड़े हैं, तो 2 विंडो बंद क्यों है? आपने 2 विंडो बंद किया, इसके लिए यहां पे लाइन लग गया. खोलो विंडो, ये आपका अधिकार है. बीएसटी की बस में जाओगे ना, आप समझो मुलुंड स्टेशन से आपने बस स्टार्ट हुआ है अपने नीचे ही है, एंड सपोज यू वांट टू गेट डाउन एट जॉनसन एंड जॉनसन, हार्डली सम 2 to 3 स्टॉप्स. एंड समझो मिनिमम टिकट होगा आपका 7 रुपीज या 10. मेरे को पता नहीं, मैं बहुत टाइम से बस में ट्रैवल नहीं किया मैंने. समझो 10 रुपये टिकट है आपका, एंड उस दिन गलती से आपने जेब में हाथ डाला और गलती से 500 रुपया निकला. अपने को ना बहुत ऑकवर्ड फील होता है. कंडक्टर को कैसे देगा 500 का नोट, 10 रुपए का टिकट है, बस अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस में पैसेंजर भी गिन के 7 8 10 लोग बैठे हैं, वो कहां से देगा छुट्टा. ऐसा हम उसके बारे में सोचते हैं. And when I was in my college, this has happened in front of me with some other passengers. Now that passenger has brought some bigger note, and this
कंडक्टर इज नॉट गिविंग हिम छुट्टा। कंडक्टर ने अपने रीजनल लैंग्वेज में उसको सुनाने को चालू कर दिया। एंड यू नो हाउ दिस पीपल, जब वो लोग सुनाने पे आ जाते हैं तो सब अच्छे अच्छे वर्ड जो आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड वो लोग सुनाते हैं आपको। एंड दैट पर्सन रियली फील ऑकवर्ड एंड ह्यूमिलिएटेड कि यार मैंने ये क्या कर दिया। कंडक्टर इतना सुना रहा है, उसको इतना सुना रहा है, अक्ल नहीं है क्या, पढ़ा लिखा आदमी दिखता है, सवेरे सवेरे को ऐसा 100 रुपए का नोट लेके आता है क्या, अभी अभी तो बस चालू किया हम लोग, इधर देखो बोर्ड मारा हुआ है, उधर बोर्ड मारा हुआ है। हर बीएसटी की बस में एक बोर्ड मारा होता है, 3 लैंग्वेज में लिखा होता है। मराठी में लिखा होता है कृपया सुट्टे पैसे द्या, इंग्लिश में नीचे लिखा होता है प्लीज पे द एग्जैक्ट फेयर, एंड हिंदी में लिखा होता है मेहरबानी करके छुट्टा पैसा दीजिए। वो उसको बता रहा है, समझ में नहीं आता है क्या तुम लोग को, ये लिखा हुआ है यहां पे। देन आई स्टडीड दैट, मेरे अंदर वो कीड़ा ज्यादा है। मैंने BST एक्ट पढ़ा उसके लिए। दैट इज अ BST एक्ट 1964 which got upgraded in the year 1989। उसके मुताबिक एज पर रूल नंबर 32, आप कोई भी BST की बस में चढ़ते हो, रादर ड्राइवर और कंडक्टर जब बस में चढ़ते हैं, उनको बस के स्टेशन मास्टर से उनको 400 रुपए का छुट्टा मिलता है। बिफोर दे क्लाइम द बस, कंडक्टर शुड हैव 400 रुपीज का छुट्टा, और वो 400 रुपीज का 1964 का जो डिनोमिनेशन दिया ना, वो तो और डिटेल में है, 1989 में उसको निकाल दिया। 1964 में जब रूल बना था उसमें डिनोमिनेशन भी लिखा हुआ है कि 400 रुपए में क्या क्या मिलेगा उसको। उस वक्त 200 रुपए का 500 रुपए का नोट नहीं था, तो उसको 2 नोट मिलेगा 100 रुपए का, बाकी 200 रुपए का छुट्टे का डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। एक नोट 50 रुपए का, 2 नोट 20 रुपए का, एक नोट 10 रुपए का, और बाकी सब चिल्लर। वो चिल्लर में भी 25 पैसे के कॉइन कितने, 50 पैसे के कॉइन कितने, 1 रुपए का कॉइन कितना, इतना सब भाई साहब भंडारा लेके चढ़ते हैं बस में। उसका ड्यूटी है आपको छुट्टा देना, लेकिन उसके बदले वो लोग उल्टा चढ़ते थे अपने पे। उसका भी रीजन मैंने फाइंड आउट किया। आई हैव डेवलप्ड सर्टेन रिलेशन विद सर्टेन कंडक्टर्स। दे सेड उस वक्त मार्केट में चिल्लर का शॉर्टेज था। ये विश्व भारती होटल में जाके आप 100 रुपए का चिल्लर दोगे ना, वो आपको 108 रुपया देता था। 8 रुपया उसका ऑन प्राइस चलता था। चिल्लर का इतना मारा मारी था भारत में वो टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। मतलब 100 रुपए का चिल्लर दिया, विश्व भारती वाला आपको 108 रुपया देगा। 8 रुपया एक्स्ट्रा देने को तैयार है वो, हैप्पीली। ये कंडक्टर लोग अपना सब चिल्लर जमा करके उनको देते थे, वहां से पैसा कमाने को मिलता था इनको। लेकिन अगली बार अगर आपको कोई भी ऐसा बाहर उतार देगा ना, कंडक्टर उतार देता था उसको, बता नहीं है जाओ छुट्टा उतर जाओ। अगले स्टॉप पे आपको बीच रास्ते में उतार देते हैं पैसेंजर को। अगली बार ऐसा कुछ होता है आप उसको बताओ, बोलो जरा आप पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है ऊपर? कृपया सुट्टे पैसे दिया, प्लीज पे दी एग्जैक्ट फेयर, मेहरबानी करके छुट्टा पैसा दीजिए। उसको बोलो मेरे को आप पे मेहरबानी करने का कोई इच्छा नहीं है। इट इज मेहरबानी, इट्स अ रिक्वेस्ट विच यू कैन मेक टू अस। इट्स नॉट द रूल दैट आई हैव टू पे द एग्जैक्ट छुट्टा। लेकिन आपको आपके अधिकार ही नहीं मालूम है। लॉ पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको बेसिक रूल है। आप मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, आई रिपीट, रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, फॉर एग्जांपल मुलुंड में रोड एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो गया, मुलुंड टी वार्ड इज सपोज टू पे 15,000 रुपीज एज अ कंपनसेशन टू द फैमिली मेंबर ऑफ दैट डिजीज्ड पर्सन। 15,000 रुपया उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी फैमिली को देना चाहिए। ये कानून है, ऑफिशियल लॉ है ये। मेरे को बताओ आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है? किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली जिसकी डेथ हो जाती है उसके फैमिली मेंबर को भी नहीं पता है। 15,000 में आपका मकान नहीं बन जाएगा। जो आदमी गया वो तो गया, लेकिन 15,000 आपका अधिकार है। यू हैव टू यूज योर राइट, दैट्स योर लीगल राइट।
किसी को नहीं पता है ये चीज। और हर साल गवर्नमेंट की तिजोरी से वो 15,000 निकलते हैं, रजिस्टर में लिखा जाता है, उसके डिजीज फैमिली मेंबर को दे दिया गया, ऐसा अंगूठा भी लग जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये पैसा कहां जाता है। फिर इसे बहुत सारे कानून हैं, आपको पता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। So you need to be cautious consumer। चीजें लेने के टाइम पे जरा पढ़ो, वेज है या नॉन वेज है। आप नॉन वेज खा लेते हो और मेरे को तो मालूम ही नहीं, धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे धर्म भ्रष्ट क्या किया आपने? आपने खुद ने किया, उसने नहीं किया। सो यू बी कॉशियस व्हाट यू आर बाइंग, व्हाट यू आर ईटिंग। दवाइयों के ऊपर मैंने बोला कि होता है, आप चेक करो। फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, अरे मैंने बोला ना 2 रुपए के लिए क्या कंप्लेन करने का? कंप्लेन करने का यह अधिकार है आपका, आप करो। आप 2 रुपए के लिए नहीं लड़ रहे हो, आपको बेवकूफ क्यों बनाया गया उसके लिए लड़ रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी कॉन्शियस, बी क्वालिटी कॉन्शियस। आपको समझना चाहिए कि आप डुप्लीकेट खरीद रहे हो या अच्छा वाला खरीद रहे हो। बहुत से कम लोगों को पता, अमूल बटर जो है ना सॉल्टी होता है, उसका टेस्ट आधे लोगों को नहीं पता है, आधे से ज्यादा लोगों को टेस्ट नहीं पता है उसका। आप डुप्लीकेट भी खाते होंगे, जमाने से डुप्लीकेट खा रहे हो, कभी गलती से असली आ गया तो बोलिए है मजा नहीं है। हम लोग ऐसे लोग हैं सब, क्योंकि डुप्लीकेट का स्वाद इतना बैठ गया अपने को। सो बी क्वालिटी कॉन्शियस, यू शुड बी क्वालिटी। अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो प्रॉब्लम है लाइफ में आपके साथ, देन देयर इज एन इश्यू। बी क्वालिटी कॉन्शियस। इसके लिए उसके ऊपर ISI, एग मार्क, वो सब है कि नहीं वो चेक करने का, ये आपका ड्यूटी बनता है, क्वालिटी होगा वो। बी अवेयर फ्रॉम एग्जेजरेट एडवर्टाइजमेंट, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, एडवर्टाइजमेंट गलत हो रहे हैं, इससे बच के रहने का। डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। इनवॉइस लिखा ना इसमें, डिमांड ऑफ इनवॉइस, बिल मांगो। कोई भी चीज खरीदो, बिल होना चाहिए आपके पास, तो ही आप क्लेम कर सकते हो, तो ही उसके ऊपर केस कर पाओगे। बिल नहीं है तो केस नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेते हैं तो गारंटी वारंटी कार्ड होना चाहिए, और वो गारंटी वारंटी कार्ड किधर रख दिया वो मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। वो कहां पे डस्टबिन में पड़ा है, कोई तो ड्रॉअर में कहां पे रखा है, फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं जरूरत के टाइम पे, वो नहीं होना चाहिए। एंड प्री प्लान्ड बाइंग होना चाहिए आपका। व्हाट डू मीन बाई प्री प्लान्ड बाइंग? कई बार ना हम लोग जल्दबाजी में चीजें लेने के लिए जाते हैं ना, तो हम देखते नहीं है क्वालिटी क्या है, हम देखते नहीं है इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हम देखते नहीं है उसके ऊपर क्वालिटी का सिंबल है कि नहीं है। जल्दबाजी में चीजें खरीद लेते हैं तो डुप्लीकेट आ जाता है। सो ऑलवेज कोई चीज शॉपिंग करने को भी जाओ, थोड़ा प्री प्लान करके जाओ, जल्दबाजी में मत करो। एंड हैव एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। एज आई सेड, कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटीज हैं, कंज्यूमर गाइडेंस प्रोटेक्शन सोसाइटी है, कम यूनाइटेड, इसके मेंबर्स बनो, जुड़ जाओ इसके साथ, तो इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो जाएगा सबके लिए। दैट्स इट, दिस आर दी 8 पॉइंट्स। क्विकली इसको भी पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, कुछ नहीं समझा है पूछ लो। ईश्वर, there's one more question in this chapter, that is ways and means of consumer protection। किस तरह से, किन किन तरीकों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। There are lot many measures taken by the government to protect the consumer. The very first one, which is the famous concept, is called as लोक अदालत। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, MSEB, टेलीफोन एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब के आप कस्टमर हो। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यू आर अ कस्टमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बिल भरते हो हर महीने, फोन यूज करते हो, MTNL का फोन यूज करते हो तो वो भी गवर्नमेंट का है। LIC गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कंपनी है। किसी सरकारी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट है। ये सब जगह पे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कोई कंप्लेन हो,
तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के दिया है कि उसके लिए आपको कोई कोर्ट में जाने का भी जरूरत नहीं है। उसी के दफ्तर में हर सैटरडे, अभी उसको ऑल्टरनेट सैटरडेज किया, ऑल्टरनेट सैटरडेज वहां पे अदालत लगती है, लोक अदालत। मुलुंड का जो एमएससीबी का ऑफिस है, आप वहां पे जाओगे सैटरडे को, वहां पे लोक अदालत होता है। आपकी जो भी कंप्लेंट है आप वहां पे लेके जाओ, भाई ये ऑफिसर है, इसने मेरे पास रिश्वत मांगा, आपको कंप्लेंट है उसके खिलाफ, बैठो उसके सामने। वहां पे जो बैठे होते हैं वो लोग रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो लोग आमने सामने चेयर पे बैठ के आपका केस उल्टाते हैं। कोई तारीख पे तारीख, कोई ऐसा केस बेस लंबा नहीं चलता, सामने सामने बैठ के फैसला। एमएससीबी एंड टेलीफोन एक्सचेंज का और एक दूसरा दिक्कत है, बहुत से लोगों को एग्जेजरेटेड बिल आ जाता है। आपने बिल इलेक्ट्रिसिटी कम यूज किया लेकिन लंबा चौड़ा बिल आ जाता है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। इट हैपेंड विद अस इन 1984। वो टाइम पे हमको 7,000 का टेलीफोन का बिल आया था, whereas our actual bill every month was hardly 180 rupees or 240 rupees at that time, and we got bill of 7,000 rupees. ना ये लोग टेलीफोन एक्सचेंज वाले बोलते हैं हमको नहीं मालूम, तुम्हारा जो भी डिस्प्यूट है पहले बिल भरो, नहीं तो फोन लाइन काट देंगे हम, बाद में हम रिफंड करेंगे, लेकिन पहले आपको 7,000 तो भरना पड़ेगा। And at that time 7,000 is like 70,000 rupees or maybe say 7 lakh rupees amount, 1984. So we decided to go to offices. उस वक्त लोक अदालत का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वहां के एक रीजनल ऑफिसर थे। मुलुंड का पूरा टेलीफोन एक्सचेंज, मुलुंड थाना का सब जो था, उसका मेन ऑफिस था विक्रोली में। हम लोग वहां पे जाके बैठे, वहां पे एक बड़े सर बैठे थे, उनके साथ बैठ के हम लोग ने वो डिस्प्यूट सेटल किया। फिर भी वो टाइम पे हमको 1,100 रुपए का बिल भरना पड़ा। आउट ऑफ 7,000 कट करके उसने हमको 1,100 रुपए किया और बोला 1,100 रुपया भी आपको बाद में दूसरे बिल में हम लोग कंपनसेट करके देंगे, बट 1,100 रुपया तो अभी भरना पड़ेगा। बट दिस कैन हैपन, लोक अदालत है, वहां पे जाके आप आपका केस सुलझा सकते हैं, आपको कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। फॉर एवरी स्मॉल कंप्लेंट्स, आपको बैंक से कुछ दिक्कत है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ दिक्कत है, टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ दिक्कत है, एमएससीबी वाले का प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं, वहां पे आपका केस सुलझा दिया जाएगा। दैट इज लोक अदालत, इट इज कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट। देन आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका, हिंदी में ट्रांसलेशन है। ये तो वर्ड बहुत फेमस हो गया था व्हेन देयर वाज अ मूवी कॉल्ड एज जॉली LLB आया था। जॉली LLB मूवी इज एंटायरली ऑन PIL। ही फाइल्ड अ केस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रेट वे कि कोई तो एक फेक एनकाउंटर हुआ है और उसके लिए उनको केस लड़ने का है। Because what is the meaning of public interest litigation? For the benefit of people at large, certain people will have to take initiative. मैंने आपको बोला था ना, PVR थिएटर पे केस हुआ था 2007 में, वो 20 रुपए का बॉटल 40 रुपए में दे रहा है। Somebody has purchased, educated person, अभी उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने बोला ठीक है ले लो, मेरे को बिल चाहिए। 40 रुपए का बॉटल भाई साहब ने खरीदा, बिल मांग लिया PVR वाले से, PVR ने बिल दे दिया 40 रुपए का। अब वो फंस गया PVR वाला। ये भाई साहब ने दूसरे दिन सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस ठोक दिया, और उसने सिर्फ PVR पे केस नहीं किया, ही मेड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एज एन अक्यूज्ड पार्टी। 2 लोगों पे केस किया, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, दूसरा PVR पे। PVR पे एकदम क्लियर था कि आप MRP से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट की वाट लगा डाली। स्टेट गवर्नमेंट बोलता है ब्लडी पीने का पानी शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट पब्लिक प्लेसेस। इट इज योर ड्यूटी एज अ गवर्नमेंट टू मेक वाटर फ्रीली अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मॉल हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, पीने का पानी मुफ्त मिलना चाहिए। एंड ही वन द केस। उस दिन के बाद से आज तक का इतिहास है, आप कोई भी मॉल में चले जाओ, कोई भी थिएटर में चले जाओ, वहां पे एक वाटर कूलर आपको अलग से दिखेगा ही दिखेगा। ये उस दिन के बाद हुआ, तब तक नहीं था, 2007 के बाद हुआ ये। आप किधर मॉल में भी चले जाओ, वहां पे भी आपको मिलेगा, थिएटर में चले जाओ मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल है, पीने का पानी मुफ्त मिलता है।
दे कैन नॉट चार्ज। हाँ, अभी आपका मर्जी, आपको बॉटल लेने का है तो आपका मर्जी, गवर्नमेंट ने पानी प्रोवाइड करके दिया, तेरे को खुजली है सो कॉल्ड फ्रेंड के लिए, बाबा बीबी के लिए, हाँ तो तू खरीद पानी, अदरवाइज मुफ्त में मिलता है वहां पे। उसके लिए भी आप लड़ सकते हो। मतलब किसी ने केस किया, अब उससे फायदा किसको हुआ? पूरे पब्लिक को हो गया, तो उसने PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इसको, जिससे सबका भला होगा। मैं ये मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं, उसको PIL बोलते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी आपको अवेलेबल है, यहां पे सरकारी वकील आपका केस लड़ता है। रिट्रेसल फोरम, रिट्रेसल का मतलब क्या मैंने बोला था, याद है किसी को? कंपनसेशन। गवर्नमेंट ने उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बना के दे दिया, एंड दैट टू 3 टायर कंज्यूमर कोर्ट। 3 टायर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे है, एंड नेशनल लेवल पे है। छोटे छोटे गांव खेड़े के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक छोटा सा कोर्ट बनाया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट लेवल पे है स्टेट कमीशन, एंड नेशनल लेवल पे है नेशनल कमीशन। इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आने वाला है, वो अपने को अलग से पढ़ने का है। अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट अवेयरनेस कर रहा है। 15th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ कंज्यूमर राइट्स डे। या आप मार्किंग करके रखो, आपको ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं पे तो आएगा। एंड भारत में है 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। इंडिया अलग से ये डे सेलिब्रेट करता है, ऑन एवरी 24th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे, एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सारे दुनिया भर के सारे देश इसको सेलिब्रेट करते हैं एज एन इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, दैट्स ऑन 15th of March। अब ये दिन पे सब रोड शोज वगैरह किए जाते हैं, जागो का कैंपेन किया जाता है, टीवी में उसके ऐड आते हैं, FM रेडियो पे उसके ऐड वगैरह आते हैं, नेशनल टीवी चैनल पे उसका अवेयरनेस क्रिएट होता है, इसके सेमिनार्स रखे जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़पेपर कैंपेन चलता है, ये सब अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि आपके कितने अधिकार हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका है, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ मुलुंड का बात नहीं है, दुनिया भर में, देश भर में, अलग अलग शहर में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर गाइडेंस प्रोटेक्शन सोसाइटीज आर अवेलेबल, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल। इट इज योर ड्यूटी, आप जिस किसी भी शहर में रहते हो आप इससे जुड़ सकते हो। सो गेट यूनाइटेड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने उनको भी सैंक्शन किया कि ठीक है आप ये बना सकते हैं। इससे आगे बढ़ के जब बजट बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें कंज्यूमर वेलफेयर फंड अलग से एलोकेट किया जाता है। अब ये मैंने बोला, जागो ग्राहक जागो का कैंपेन चलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड आएगा, ये पैसा कौन खर्चा करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब बजट बनाता है अपना, तो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जाता है, हर साल उठा के उसके अंदर 25 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफर कर देंगे पहले, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए यूज किया जाएगा। तो सेपरेट फंड भी क्रिएट किया है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे वक्त पे, टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट कीप्स ऑन मेकिंग सर्टन लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। और ये कब से चल रहा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अंग्रेज लोग थे तब से चल रहा है। ये जब हम CA फाउंडेशन पढ़ेंगे तो आपको आएगा, इसके ऊपर पूरा एक्ट है अपने को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। मतलब आप, किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया तो वहां पे आप कहां पे चीट हो सकते हो, और चीट हुए तो आपको कहां पे प्रोटेक्शन है, उसका कानून अंग्रेज लोग बना के गए 1930 में। दूसरा कानून बना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बहुत कम लोगों को पता है। गवर्नमेंट ने 1955 आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कानून बनाया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, उसका शॉर्टेज, उसका ब्लैक मार्केटिंग कभी नहीं होना चाहिए।
नहीं तो रोज का रूटीन लाइफ आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोज की लाइफ में लगती है, उसका 74 कॉमोडिटीज का एक लिस्ट बनाया गवर्नमेंट ने, और बोला ये सारी 74 कॉमोडिटीज विल कम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्टली, इसका सप्लाई गवर्नमेंट करेगा। इसमें सब आ गया, नमक आ गया, शक्कर आ गया, दूध आ गया, ब्रेड आ गया, दवाइयां आ गई, गेहूं, चावल, शक्कर, आपका दाल, उड़द, मूंग, सब आ गया इसके अंदर, नींबू, धनिया, मिर्ची, मसाला, एवरीथिंग, ये सब एसेंशियल कॉमोडिटीज के बगैर आपका घर का खाना नहीं बन सकता। 74 कॉमोडिटीज का लिस्ट बनाया और उसका एक्ट बनाया। सोचो, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया कि दिस आर एसेंशियल कॉमोडिटीज, ये कंज्यूमर को कभी भी अवेलेबल होना चाहिए, कंज्यूमर इसके लिए भागना नहीं चाहिए, इट शुड बी रेडीली अवेलेबल, उसके घर के आसपास उसको मिल जाना चाहिए। दैट इज एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट बनाया। उसके बाद आया स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956 में, वजन का कानून आया, स्टैंडर्ड वेट। तब तक तो वेट का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं था अपने पास। मम्मी मार्केट में सब्जी लेने को जाएगा, वो हाथ से ऐसा, वो वजन का कांटा आता था, ऐसा हाथ से उठाएगा, एक बाजू भिंडी रखेगा, एक बाजू पत्थर रखेगा, और पत्थर अपने को अज्यूम करने का कि ये पाव किलो का है, और भैया जी थोड़ी झूठ बोलेगा, इतना साल से हम लोग एक दूसरे के भरोसे पे चलते थे। फिर उसके एक्ट बने, फिर वो हेक्सागोनल स्टोन आता है, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो, वो हेक्सागोनल स्टोन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। उसको पलट के देखोगे तो उस पर ट्रिपल ट्राइंगल होता है, ट्रिपल ट्राइंगल है मतलब वो गवर्नमेंट का है नहीं तो हेक्सागोन स्टोन भी ये प्राइवेट बनाता था, उसमें भी डुप्लीकेशन आता था। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, BIS, जो मैंने ISI बोला था उस तरह से ये BIS है। आप गोल्ड वगैरह परचेस करने को जाते हैं आज के डेट में, होल मार्क करके कंपलसरी है, होल मार्क नहीं होगा तो वो गोल्ड डुप्लीकेट है, याद रखना, गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया हुआ है होल मार्क। उस तरह से ये BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। ISI जो हमने बोला था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, उसको अपग्रेड करके BIS बनाया। ये BIS का मार्किंग होता है उसके ऊपर। फूड सेफ्टी, मैंने बोला था ना FSSAI, डिड आई सेड दैट? FSSAI, कोई भी आप फूड, आप ऑयल का पैकेट खरीद लो उसके ऊपर FSSAI लिखा रहेगा, बिस्किट का पैकेट खरीदो उसके ऊपर लिखा रहेगा FSSAI, डेयरी मिल्क ले लो उसके ऊपर FSSAI होना ही चाहिए। दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। गवर्नमेंट ने उसके भी स्टैंडर्ड बनाए कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, पहले गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस लो, हम आके आपका क्वालिटी चेक करेंगे, वो सब कुछ सही होगा तो आप बेच सकते हो उसको, और वो लेबल आपको लगाना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, देन इट इज सेलेबल। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मतलब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो था उसको अपग्रेड करके 2013 में और उसको स्ट्रिंजेंट किया, नया एक्ट बनाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो ये सब कानून बनते गए टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ करती है आपको एज अ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस आर दी वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना। ये पिछले 10 साल में ये भी कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है, इसको मार्किंग करके रखना।
बाहर से अटेंडेंस शीट लेके आ। Who is this अंशुल? अंशुल कौन है? स्टैंड अप। Who is this दीपांशु? स्टैंड अप। Who is देवांशी? देवांशी रूपारेल। उसका प्रेजेंस तो लगता है। दीक्षंत जैन। हु इज दीक्षंत? हीर गांधी। स्वयं देढ़िया। वाह। आप सब लोग मेरे को एक चीज बताओ, आज डेट कौन सा है? हाँ जी, कौन सा डेट है? आप लोग गलत हो। आज दो डेट एक साथ है, 29 भी है, 30th भी है। या आप लोग इतने होशियार हो, आप 29th पे तो प्रेजेंट डालते ही डालते हो, 30th पे भी डाल देते हो साथ साथ में। शायद आपका ऑलरेडी प्री प्लान है कि कल एब्सेंट रहने का है, तो अभी से प्रेजेंट डाल के लेते हैं हम लोग। इधर का ऑफिस बॉय तो बेवकूफ है, उसको तो क्या ही समझेगा। अभी कल आप 5 में से कोई भी एब्सेंट रहा तो लग गई आपकी। इवन विथ जेन्युइन रीजन यू कांट रिमेन एब्सेंट टुमारो। बरोबर है? कल मैं तो आएगा ही वापस। बैठो जरा, काउंट कर कितने लोग हैं, खुद को गिनना। हाँ, चुपचाप काउंट कर। नहीं होगा, शर्म आता है क्या बोलने के लिए? अक्कल। काउंट कर कितने लोग हैं। Now we are on the last question now. And to understand this question, that is Consumer Protection Act 2019, हम लोगों ने बॉक्सिंग करने का बेटा इच्छा हो रहा है बहुत। उसको आगे बुला, उसको तकलीफ हो रहा है पीछे। आजा आजा, उसको जगह दो भाई। तबीयत ठीक है अभी? गुड। So as we discussed here about that consumer organization, and prior to that we have understood the redressal forum. If you all understood, I said there are 3-tier court, that is at district level, state level and national level. district level पे है उसको district forum बोलते हैं, state पे state commission, national level पे national commission. Mark my word, not just 100%, 500% guaranteed question मैं आपको दे रहा हूं। 500% guaranteed question. That is your question number 3. Distinguish between, और ये distinguish between में जो 4th distinguish आपका होगा, 4th distinguish,
आपको 4 पूछेंगे, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने का है। वो 1 2 3 ये फोर्थ सीक्वेंस पे जो आपका डिस्टिंग्विश होगा, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन district forum and state commission, or otherwise it could be between state commission and national commission. दो में से एक होगा ही होगा, कंफर्म है। And to understand this question we have to take this, ये आपको थियोरेटिकल ऑन स्क्रीन व्हाट यू कैन सी इज, ये आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में, स्टेट कमीशन के बारे में सब जो डिटेल्स आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस डिस्ट्रिक्ट कमीशन मीनिंग, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, ये जो भी दिया ना, ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो इट इज इंपॉर्टेंट वी शुड स्टडी दिस डिस्टिंग्विश फर्स्ट। एज आई सेड, ये जो 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं, गारंटेड 500% गारंटेड क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आपको पूछे जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। एज आई सेड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन, एंड दिस इज 500% गारंटेड क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। District Commission, a consumer dispute redressal forum at the district level established by the state government is known as District Commission. ये common sense वाला point है, ये आपको लिखने को आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश होगा, और इसको एस्टेब्लिश किसने किया रहेगा? डिस्ट्रिक्ट का बड़ा पप्पा कौन है? स्टेट है, तो स्टेट उसको एस्टेब्लिश करता है एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, उतना सा लिखने का आपको। कमिंग टू दी स्टेट साइड, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, यहां पे मिस्टेक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट आएगा, ये स्पेलिंग गलत है यहां पे, कंज्यूमर, दिस वन। A consumer dispute redressal forum at the state level established by the state government is known as the state commission. ये state government को ही establish करना पड़ता है, तो इसको state commission बोलते हैं। नेशनल लेवल पे a consumer dispute redressal forum at the national level established by the central government. अब इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? ये टेक्निकल चीज है, इसमें ज्यादा सीखने जैसा कुछ भी नहीं है, याद रखने वाला चीज है। प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी द डिस्ट्रिक्ट जज। सिटिंग जज मतलब ऑलरेडी वो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, या वहां पे से रिटायर्ड हो चुका है, इज क्वालिफाइड एज जज ऑलरेडी, ही कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। समझ में आया बात? कमिंग टू दी स्टेट कमीशन साइड, स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट लेवल पे है तो हाई कोर्ट है, shall be appointed by the state government as the president of state commission. And national commission में person who is or has been a judge of the supreme court shall be appointed as the president by the central government. district forum में total members कितने होते हैं? not less than 2 and not more than such number of member as may be prescribed in the consultation with the central government. आज की डेट में इसमें 3 मेंबर होते हैं, not less than 2 मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए। आज की डेट में जो लॉ है डिस्ट्रिक्ट फोरम का, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, देयर आर 3 मेंबर्स टुडे। तो आपको ये भी लिखना है तो आप लिख सकते हो दैट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट देयर आर 3 मेंबर्स। स्टेट कमीशन में नॉट लेस देन 4 मतलब मिनिमम 4 है, बट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 5। सो यहां पे 3 है, यहां पे 5 है। एंड सेम वे नेशनल कमीशन में भी 5 है, लिखा है नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आज की डेट में नेशनल कमीशन में भी 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट 5। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसका टेन्योर कितना, मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये लोग कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? मेंबरशिप टेन्योर, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज 65। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी लिखो इसको अंडरलाइन करके लिखना, या तो मिनिमम 5 साल या तो अप टू एज 65।
विचएवर इज अर्लियर, विचएवर इज अर्लियर का मतलब समझते हो, किसी एक जज का अपॉइंटमेंट हुआ, उसका अपॉइंटमेंट हुआ तब उसकी एज ऑलरेडी 62 ईयर है, तो ही कैन नॉट बी देयर टिल 5 ईयर, उसका एज 65 हुआ, ही हैज टू रिटायर। बात समझ में आ रहा है? एंड समबडी हुज एज इज 58, he is being appointed, highest he can be there till age 63 even though the retirement is 65। बात समझ में आया? whichever is earlier। coming on the other side, the members can have the membership for a term of 5 years or up to the age 67। बस इतना ही डिफरेंस है, यहां पे एज लिमिट 65 है, यहां पे एज लिमिट 67 का है। And on the National Commission side, the member can have the membership for a term of 5 years or up to the age 67। दोनों का सेम दिया हुआ है, राइट? एरिया कवर्ड, ये तो स्टूपिड जैसा पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन सा एरिया कवर करेंगे? डिस्ट्रिक्ट का एरिया कवर करेंगे। स्टेट में स्टेट का, नेशनल में एंटायर कंट्री कवर हो जाएगा। मॉनिटरी, ये पूरा डिस्टिंग्विश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई अगर आपको समझने का है, दैट इज द 6th and 7th पॉइंट। 6 पॉइंट इज हाईली इंपॉर्टेंट क्योंकि 6 पॉइंट आपको वापस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में भी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन से केसेस जाते हैं? मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। मतलब मेरे को किसी के ऊपर 1 करोड़ का केस ठोकने का है, कोई ट्रेडर के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, अप टू ₹1 करोड़, वेयर कैन आई फाइल अ कंप्लेन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना पड़ेगा कंपलसरी। बात समझ में आया? सो अप टू ₹1 करोड़ इट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट में क्या दिया है? एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। समझा? बिलो 1 करोड़ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम तो स्टेट कमीशन, एंड ऑब्वियसली 10 करोड़ के ऊपर का कोई भी केस होगा तो कहां जाएगा? नेशनल कमीशन। इतना समझ में आ रहा है? ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ये आप डिस्टिंग्विश लिखा और अगर ये पॉइंट नहीं लिखा तो फंस गए आप, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। अदरवाइज इसका आपने जितने पॉइंट्स लिखना है वो सब लिखा है, यू विल गेट 4 on 4। एंड द लास्ट वन, अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू दी स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने केस कर दिया, और मैंने आपको बोला था अंधेरी का वो जो शॉपकीपर था सोनी मोनी, उसके ऊपर उसने केस कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो खुद केस हार गया, सोनी मोनी ऑर्गेनाइजेशन केस जीत गया, देन ही कैन गो टू स्टेट कमीशन। पता नहीं मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आया, मेरे को पसंद नहीं आया, तो ही कैन अपील इन टू दी स्टेट कमीशन। अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, और वो स्टेट कमीशन में भी हार गया, देन ही कैन गो टू नेशनल कमीशन। फिर भले वो अमाउंट 1 करोड़ के नीचे का है, आप समझ रहे हैं बात को? अमाउंट मुश्किल से उसका 25,000 का था, 50,000 का था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गया, ही कैन अपील इनटू द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में हार गया, ही कैन गो टू नेशनल कमीशन। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस। सो अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, और अगर नेशनल कमीशन में भी हार गए, इन दैट केस नाउ यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। समझा? कोई क्वेश्चन है इसमें? माई रिक्वेस्ट, ये 7 के 7 पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लो। पहले 3 पॉइंट तो टेक्निकल है कि भाई इसका प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, और उसका टर्म टेन्योर कितना होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, दैट इज मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, एंड और एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, दैट इज अपील, और सबसे ऊपर तो मीनिंग दिया हुआ है। बस 7 पॉइंट है, प्लीज गो थ्रू इट। कुछ नहीं समझा तो पूछ लो।
कंज्यूमर कोर्ट में आप कभी भी जाके अपील कर सकते हो। एज आई सेड, यहाँ पे कोई तारीख पे तारीख नहीं होता है। एज पर 1986 एक्ट केस का फैसला 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, भारत में एक ऐसा कानून बनने के बाद भी यहाँ पे 30 दिन में फैसला नहीं आता, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ जजेस इन इंडिया। कंज्यूमर कोर्ट में जज ही नहीं है तो वो केस चलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसको 3 महीने से 1 साल के अंदर उसके फैसले आ जाते हैं ज़्यादा करके, मतलब वहाँ पे सालों साल तक केस नहीं चलता। एज आई सेड, आपके पास वकील का पैसा नहीं है, आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको इसके लिए 1 पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई स्टैम्प पेपर, इसके लिए कोई रेवेन्यू स्टैम्प कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप आपकी रीजनल लैंग्वेज में कोरे कागज पे कंप्लेंट कर सकते हैं। Important is that consumer should be aware about his rights and to fight. So, बहुत सारे benefits करके दिए हैं, and compensation can go in other way round. For example, I gave this example before also. Sorry. If you are taking this as I have purchased one TV from, say for example, Sony company, and they said there is a 3-year warranty, और 3 महीने में टीवी का पार्ट खराब हो गया। In that case, if I call this Sony company TV and said कि भाई देखो टीवी रिपेयर करके दो, तो Sony company comes and says कि सर टीवी तो रिपेयर कर देंगे, उसका एक पार्ट खराब हो गया, उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। I said bloody why should I pay? मेरे को तो वारंटी कार्ड है मेरे पास, आपने बोला है कि इसका 3 साल का वारंटी है, लेके तो अभी 3 महीना हुआ है। Then they try to explain me technical things कि सर वारंटी है लेकिन बाकी सब चीजों के लिए होता है, अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। I said this was not explained to me before. मैं नहीं देगा पैसा, आप मेरे को फ्री में ही रिपेयर करके दो। सोनी बोलता हम नहीं करेगा रिपेयर, पैसा देगा तो ही करेगा। डिस्प्यूट, फाइल्ड अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सब बातचीत सुन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरे फेवर में फैसला दे देगा। मेरे को बोलेगा ओके पंकज मेहता यू आर राइट, सोनी कंपनी पंकज मेहता को ये रिपेयर करके दे दो फ्री में। तो फर्स्ट थिंग द ऑर्डर विच दे विल गिव इज दैट रिपेयर, इसको रिपेयर करो, पंकज मेहता पैसा नहीं देगा। आई सेड ओ जज साहब 1 मिनट, ये रिपेयरिंग करके देगा ना, अभी मेरे को डाउट है, ये पीस ही डिफेक्टिव है, इनको बोलो ना ये पीस मेरे को रिप्लेस करके दे दे। एक बार डिफेक्ट आ गया ना, मतलब पूरा पीस में कहीं ना कहीं पे तो मिस्टेक होगा। सर मेरे को ये पीस ही नहीं चाहिए, मुझको बोलो ना, मेरे को रिपेयर मत करके दो, मेरे को रिप्लेस करके दे दो, दूसरा पीस दे दो। जज बोलेगा पंकज मेहता यू आर राइट, सोनी कंपनी इसको रिपेयर नहीं करने का, इसको रिप्लेस करके दे दो। सोनी कंपनी बोलेगा ओके सर। बोलेगा ओ जज साहब 1 मिनट, ये रिप्लेस मत करो, मेरे को ना अभी सोनी कंपनी से भरोसा ही उठ गया है, दूसरा पीस भी डिफेक्टिव निकला तो सर एक काम करो ना, मेरे को रिफंड दे दो। मैंने वो 40,000 का टीवी खरीदा था, मेरे को 40,000 रिफंड दे दो। जज बोलेगा पंकज मेहता यू आर राइट, सोनी कंपनी इसको रिपेयर भी नहीं करने का, रिप्लेस भी नहीं करने का, इनको रिफंड कर दो। सोनी कंपनी बोलेगा ओके सर। बोलेगा ओ सर जज साहब 1 मिनट, ये सर आप मेरे को रिफंड दे देगा, कितना देगा? जज बोलेगा तूने कितना दिया था? मैं बोला 40,000 दिया था। जज बोला तेरे को 40,000 रिफंड मिलेगा? बोला नहीं सर, मेरे को रिफंड प्लस कंपनसेशन भी चाहिए। किस चीज का कंपनसेशन? सर ये 3 महीने से ये केस चल रहा है मेरा, 3 महीने से अनुपमा सीरियल कितना आगे चला गया, मेरी बीवी कितनी डिप्रेस्ड है, सर पूरा आईपीएल का सीजन खत्म हो गया, मेरे को तो देखने को ही नहीं मिला। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल एगोनी, माई वाइफ हैज टॉर्चर्ड मी लाइक एनीथिंग। मेरी वाइफ ने बोला था वो पैनासोनिक का टीवी लेने का, मेरे को खुजली था, मैं सोनी का लिया। मेरे को कितना सुनना थी मालूम है? मेरे बच्चे लोग शांति से टीवी देखते थे, अभी 3 महीने से टीवी बंद है तो मेरे बनियान पे लटक रहे हैं सर, मेरे बाल इतने नोच दिए मेरे। सो मेरे को लॉट ऑफ प्रेशर आई हैव गॉन थ्रू, मेरे को उसका कंपनसेशन चाहिए, और 1,60,000 मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए। आई कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन फॉर द मेंटल एगोनी विच आई हैव गॉन थ्रू।
And now the ball is in the court of judge. Judge will decide कि क्या सच में मेरे को इतना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा या हुआ है या व्हाटसएवर। कोर्ट को अगर तरस आ गया, कोर्ट पूरा का पूरा सैंक्शन कर देगा, ओके 2 लाख रुपया दे दो। कोर्ट को लगेगा ये बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है इसका, लेकिन हाँ इसको तकलीफ हुआ है, ठीक है 40 नहीं 50,000 दे दो, 10,000 इसको एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा भी बोल सकता है। That is everything at the discretion of the judge at that time. Judge will decide. But the best part is you can ask for the redressal, compensation. सिर्फ रिफंड का बात नहीं है, ये जो कुछ भी मगजमारी हुआ मेरे को उसका मुआवजा चाहिए, आप मांग सकते हो। एंड आप तो 10 लाख भी मांग सकते हो, आपकी औकात है नहीं है वो जज डिसाइड करेगा। यू मे आस्क, यह आपके ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं। आप गूगल पे इसको सर्च करोगे, यू विल फाइंड एंड नंबर ऑफ सच केसेस, इंडियन रेलवे के ऊपर केस हुआ था। दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग, आउट स्टेशन का जो ट्रेन होता है एक्सप्रेस ट्रेन, इज सिटिंग देयर एंड उसके सीट के नीचे इतना छोटा सा एक कॉकरोच पास हुआ एंड उसने, भाई साहब ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बना के दूसरे दिन कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया एंड देन ही आस्क्ड फॉर 50,000 का कंपनसेशन। ऑफ कोर्स ही गॉट द कंपनसेशन ऑफ 6,000 रुपीज। लेकिन आप सोचो 6,000 भी मिला कि नहीं मिला? इट्स अ बेनिफिट। क्यों भाई? हम जब ट्रैवल कर रहे हैं हमको क्लीनलीनेस होना चाहिए। रेलवे मेंटेनिंग नो क्लीनिटी, हाइजीन नहीं है, टॉयलेट क्लीन्स नहीं है, सीट क्लीन नहीं है, वो छोड़ो, विंडो है, विंडो साफ नहीं किया हुआ है, उसके लिए भी कंपनसेशन के केसेस हैं। A railway late by more than 1 minute, you can file a case on Indian Railway. Trust me, this is the right what you have. Indian Railway is famous. Indian Railway is known for non-punctuality, and there are lakhs of people traveling every day. And if this lakhs of people can get awareness, इंडियन रेलवे की तो लग गई। इंडियन रेलवे या तो लूट जाएगा या पंक्चुअल हो जाएगा। ऑब्वियसली दे विल सेलेक्ट द सेकंड वन, पंक्चुअल तो हो ही जाएगा। मतलब इतना इजी है। आप इंडिकेटर पे 2 नंबर के प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर पे लिखा है 9:28 का ट्रेन है, 9:28 में आप देखो इधर उधर कोई नहीं है, ट्रेन का ठिकाना ही नहीं है। एंड जैसे 9:29 हुआ यू कैन डांस, ओ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, यू कैन क्लेम। लेकिन वो आपको क्लेम में प्रूव करना पड़ता है कि तेरे को 1 करोड़ का नुकसान क्या हुआ इसमें। तू ऐसे भी कॉलेज में जाके लेक्चर तो अटेंड करता नहीं है, काहे का 1 करोड़। बट यस यू कैन क्लेम। जज कितना देगा नहीं देगा अलग बात है, बट यू कैन क्लेम। लेट है, क्लेम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। एसपी अगले हफ्ते से चालू होगा, नेक्स्ट वीक चालू होगा। आपको टाइम टेबल में आएगा। तो तू कॉन्फिडेंट है तो ही करने का ना केस। एक बार लिख के आना। 3 बार इसको मत दो कॉम्पनसेशन। मैं कंपनसेशन नहीं दे रहा हूँ, उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ।
અરે કિયા મને આપણે લાસ્ટ ટાઈમ તો જ્યારે સોમયામાં એડમિશન લેવા ગયા હતા આપણે ઓનલાઈન ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું હતું ચેન્જ થઈ ગયું શું ફોર્મ નહીં નહીં એનું એ જ કહું છું ઓનલાઈન તો જે FYJC એડમિશનનું જે ગવર્મેન્ટનું હતું પોર્ટલ પર પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 એના પછી કોલેજનું બી એક એડમિશન ફોર્મ હતું કોલેજની વેબસાઇટ પર એ બી ભરવાનું હતું ને અને એના પછી કોલેજમાં બી કંઈક સબમિટ કરવાનું હતું શું હતું એ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ માર્કશીટ અને અમુક ડોક્યુમેન્ટ્સ એ લોકોએ મંગાવેલા પોતાનું આધાર ને પેરેન્ટ્સનું પણ કોલેજનું ફોર્મ ભરવું પડશે રાઈટ અરે હમણાં જ એક સ્ટુડન્ટે માઇનોરિટી કોટામાં ફોર્મ ભરી રહ્યા છે ને તો પાર્ટ 2માં સોમયા કોલેજનું નામ જ નથી આવતું છોકરો મતલબ આઈ એમ સરપ્રાઇઝ NM કોલેજ મીઠીબાઈ કોલેજનું નામ જ નથી આવતું માઇનોરિટી લિસ્ટમાં इनमें माइनॉरिटी में શું मतलब कैसे लेके बिकॉज़ दे आर लाइक अस ओनली गुजराती छे गुजराती में नहीं आता है क्योंकि मैंने भी पहले भरा था मेरे को नहीं आया था फिर पापा ने कुछ और डाला तो आया मेरे को एनएम मिट्टी बाई सोमया सब आया था मेरे को तो बता पापा को पूछना जरा फिर हाँ ठीक है done. मैं ये पूछ रही थी नॉर्मल हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे हैं तो उसमें नहीं आ रहा है नहीं मेरे को भी 2-3 लोगों का फ़ोन आया कि फॉर्म में ऐसा ऐसा आ रहा है मैंने बोला यार मेरे टाइम पे ये नहीं था मेरे टाइम पे अलग था वो सीधा सीधा ही जा रहा था सब एंड एक फॉर्म भरा ना दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे अनलॉक हो जाता है वो तो किया उनको वो नहीं, अनलॉक अभी भी तो वो हुआ लोग को पूरा नया वापस से साइट पे जाओ पार्ट 2 लिखो सब करके वो लोग को करना पड़ रहा है देखते हैं एसपी का क्या सीन है मोस्टली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा आई गिव यू क्वेश्चन बैंक वो कर लेना लेकिन उसके पहले समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर यू सेट विथ मी आई विल एक्सप्लेन यू एंटायर एसपी मतलब जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ अपना गवर्नमेंट बुक से कि अपना यहाँ का गवर्नमेंट बाय तो लॉ बैठने का जरूरत नहीं है लॉ क्यों नहीं बैठता अच्छा यू आर नॉट इन CA फाउंडेशन हाँ तो मत बैठो इसमें आगे नहीं है ना बिजनेस लॉ में आगे कोई नहीं है ना दूसरा है ना बाय क्या છે અરે મંથન શેટ્ટી છે અરે નહીં અહીંયા બારે ક્રોસ છે ને એની વાત ચાલે છે ઈશ્વર એટલે ભાઈ સારું તો શરૂઆત કરી એટલે ભગવાન નામ લીધું યુ સ્ટાર્ટેડ ના તો આઈ સેડ ઈશ્વર યુ સ્ટાર્ટેડ એટલીસ્ટ ગુડ યસ PDF મોકલાવ તો ખબર પડશે નહીં તો યુ વિલ ચીટ યોર સેલ્ફ બાય 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 ટેક કેર બાય ડિયર બાય बाय डियर समझ में आ रहा है सब हाँ इट वॉज सपोज टू बी डन इन दिस वीक ओनली बट आई थिंक वानी सर ने अपने टेस्ट पहले से अनाउंस करके रखे थे हाँ तो इको के साथ ओसी रखेंगे एक दिन इको एक दिन ओसी ऐसा करेंगे कैन प्रिपेयर टू सब्जेक्ट्स इट्स ओके ऑल द बेस्ट प्लानिंग इट 40 फिर अभी 4 चैप्टर हो गए ना मैं सोच रहा हूँ 2 का 2 लूँ ऐसा करके क्योंकि बिजनेस सर्विस चैप्टर ही अपने आप में उतना बड़ा है ना तो आप लोग को करने के लिए तकलीफ होगा मैं एक साथ 4 चैप्टर डाला तो सब लोग आधे तो अटेंड ही नहीं करेंगे एग्ज़ाम
अरे यू हैव टू नाउ कम अप टू दैट लेवल, इट्स ओके। चलता, अगर अब 2 थियरी आ गया, कल को बोर्ड के एग्जाम में अगले दिन इको है, 2 दिन के बाद ओसी है, तो कैसे करोगे? हाँ तो हम भी गैप देंगे ना आपको, 1 दिन का गैप देंगे हम आपको, थर्सडे सैटरडे ऐसा करके देंगे, 1 दिन का गैप मिलेगा। चैप्टर्स आई एम प्लानिंग, अभी 4 चैप्टर अपना हो गया ना, तो आई एम प्लानिंग टू कीप 2 एग्जाम, 2 चैप्टर्स का, एक साथ 4 हैवी हो जाएगा सबको, बहुत 4 हुआ ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 4 तो हो गए अपने। ओसी इजी है, ओसी कभी भी ना पढ़ने का नहीं, ओसी लिखने का। द मोर यू राइट मोर यू बिकम पावरफुल। 95 97 ओसी में स्कोर करना इज इजी, बट ओनली थिंग, पार्डन, थियरी सब्जेक्ट में कैसा ना, दे हैव देयर ओन ना, ये बोर्ड का पैटर्न कैसा ना पेपर करेक्शन का, ऑफकोर्स 99 भी आए हैं हाईएस्ट ओसी में, ऐसा नहीं है, मिलता है, बट ये स्टेट बोर्ड के पेपर करेक्टर्स ना, whether you like it or not, we are at the mercy of paper correctors, and they have some preconceived notions about correcting papers, unfortunately, और वो बरसों से वही ट्रेंड पकड़ के वो लोग चल रहे हैं, बट फिर भी 95 से 99 के बीच में यू कैन स्कोर। 100 on 100 में प्रॉमिस नहीं करता, बट यस एनीवेयर बिटवीन 95 to 99 इज क्वाइट गुड, स्टिल इट इज़ वेरी स्कोरिंग, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन, खाली लिखने का प्रैक्टिस रखो बस। सेम एसपी भी सेम 95 to 99, आई एम टेकिंग एसपी, मोस्टली नेक्स्ट वीक से हो रहा है। तो एसपी शुरू में तो जिन्होंने मैथ्स सिर्फ सीए के लिए है, वो अच्छा आपको अटेंड मैथ्स लेक्चर्स। सो आपका अभी वो आपको कॉलेज में आपको मिला नहीं मैथ्स, इसके लिए आप यहाँ पे मैथ्स कर रहे हो बिकॉज आपको सीए फाउंडेशन करने का है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका एसपी का है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बाकी सब स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको 7 पढ़ने का है। यू डोंट हैव टू डू एसपी ना, हाँ आपको क्यों करने का है, मीन्स आपने बोर्ड में एसपी है क्या आपका? हाँ बस तो ठीक है ना, इन्होंने कॉलेज में एसपी लिया है, यहाँ पे मैथ्स है, तो फ्रॉम सोमैया। Actually, I was in Allen integrated. या आई गॉट टू नो, पता चला, फंस गया। Even if we tried in Soma, but they told that जो 11th में है वही will continue because बाद में students का issue है। फालतूगिरी है सब, बट एसपी आई विल गाइड यू, मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दे देगा, आपको 3 पेपर दे देगा एग्ज़ाम के टाइम पे, वो 3 पेपर पूरा करके जाना, आपका बोर्ड का पेपर उसमें से ही आएगा, गारंटेड पूरा पेपर उसमें से आएगा। ओसीएम भी वही है, लेकिन मैं अभी नहीं देता, वो मैं दिसंबर में देता हूँ। ओसी का तो अगर आप मेरा बात लेक्चर ध्यान से सुनते हो ना, तो बाय द टाइम आई कंप्लीट द सिलेबस 75% पेपर तो मैं ऑलरेडी दे चुका रहूँगा तब तक, 100% गारंटेड है। पार्डन, वो जुलाई से शुरू हो रहा है, ओसी खत्म होगा तुरंत उसकी जगह पे ओसी की लेक्चर की जगह पे लॉ शुरू हो जाएगा, फिर दैट वे। लॉ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट से ज़्यादा वास्ट बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता। अभी आप लोग उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं, आई कैन टेल यू, अभी आप उस मैच्योरिटी लेवल पे हो, कभी हार्ड इजी जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, बट कितना वास्ट बहुत है, मतलब मैं इसमें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें इतना इन डिटेल है ना, तो हम लोग जम्बल्ड हो जाता है इधर, फिर अरे इसमें क्या लिखने का, उसमें क्या लिखने का। थियरी सब्जेक्ट में जम्बल्ड होना मतलब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड वास्ट होगा, वही है। और नई नई चीज़ है ना, लॉ आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, सो एनीथिंग विच यू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट विल डिलीवर इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट। इंटर में भी है ना लॉ, तो सीए के लिए तो लॉ जानना कितना ज़रूरी है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा होता है मालूम, दे आर द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर एनी बिजनेसमैन टू टेक लीगल एडवाइस। अब ये बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो आपके अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए सब वो आपके पास आता है। अब इसको कुछ लीगल एडवाइस भी चाहिए
तो पहले आपको पूछेगा, आपको तो वो नॉलेज होना ही चाहिए। बेसिक तो मतलब जो अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब तो हाँ, तो ये तो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसका, और तो वो तो आपके पास पूछने को आएगा। उसका उसके पार्टनर का साथ डिस्प्यूट हो गया तो वो सीए को पूछेगा कि इसको कैसे निकालने का इसमें से। सीए को तो लॉ का नॉलेज आना ही चाहिए। बाय बाय।